स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। एंटी डंपिंग शुल्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन पर समझौता विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी डंपिंग उपायों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करता है। 2. एंटी डंपिंग उपाय विश्व व्यापार संगठन के सदस्य द्वारा की गई द्विपक्षीय कार्रवाइयां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन पर समझौता यानी एंटी डंपिंग समझौता भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी डंपिंग उपायों के आवेदन को नियंत्रित करता है, अतः कथन एक सही है। निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एडी शुल्क लागू किया जाता है। एंटी डंपिंग समझौते के अनुसार एंटी डंपिंग उपाय किसी देश द्वारा अपने घरेलू उपायों को नुकसान से बचाने के लिए अपनाए जाते हैं। भारत ने पहले भी अन्य देशों विशेषकर चीन से कम लागत वाले आयातों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। B20 प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायों के लिए प्राथमिकता नहीं है? ए. वैश्विक सुरक्षा के लिए सैन्य निवेश बढ़ाना। बी. बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। सी. सामान्य भलाई के लिए AI सहित डिजिटल परिवर्तन और नवाचार का नेतृत्व करना। या डी. कौशल विकास और वित्तीय पहुंच के माध्यम से समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। B20 प्रक्रिया। B20 प्रक्रिया में सैन्य निवेश बढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसका ध्यान समावेशी विकास, सतत खाद्य प्रणालियों, डिजिटल नवाचार और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं पर है। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय को शामिल करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। B20 की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और यह G20 के अंतर्गत सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है जो नीतिगत मुद्दों पर G20 नेताओं के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के दृष्टिकोण और सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. इसका भूमिगत कंद ऊर्जा का भंडारण करता है, 1 दशक में एक बार खिलता है। यह पुष्पन चक्र और 6 महीने की फलने की अवधि को सहारा देता है। 2. यह अपने परागकणों को आकर्षित करने के लिए इसमें से सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। 3. यह पश्चिमी सुमात्रा के वर्षावनों में चूना पत्थर की पहाड़ियों पर खिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल उपयुक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छा वर्णित है? ए. घोस्ट आर्किड, बी. बालसम रूट, सी. टाइटन अरूम, डी. न्यू इंग्लैंड एस्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. टाइटन अरूम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व के सबसे बड़े फूलों में से एक टाइटन अरूम फूल ऑस्ट्रेलिया में खिला। यह 10 फीट से अधिक ऊंचा होता है और 1 दशक में एक बार खिलता है। इसमें केंद्र से ऊपर उड़ती हुई एक लंबी हल्के पीले रंग की लिंग संरचना होती है। फूल के आधार पर एक कॉर्म होता है जो एक भूमिगत ऊर्जा भंडारण संरचना है। ये इसके 10 वर्ष के पुष्पन चक्र और 6 महीने की फलने की अवधि को सहारा देता है। यह अपने परागकणों, मांसाहारी मधुमक्खियों और मक्खियों जो शवों को अपना आहार बनाते हैं को आकर्षित करने के लिए इसमें से सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। सड़े हुए मांस गंध वाले पौधों पर मक्खियों द्वारा परागकण को सेप्रोमायोफिली कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा के वर्षावनों में चूना पत्थर की पहाड़ियों पर खिलता है। यह ऑस्ट्रेलिया के वनों में नहीं खिलता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था। 2. इसे इसरो के GSLV मार्क 3 का उपयोग करके पृथ्वी की उच्च कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। 3. यह L बैंड और S बैंड दोनों रडार प्रणालियों से सुसज्जित पहला उपग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार का निर्माण वर्ष 2014 के साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत के सहयोग से किया गया है और इसे भारत के आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा, अतः कथन 1 सही है।
इस उपग्रह को इसरो के भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट मार्क 2 का उपयोग करके पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह प्रत्येक 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, भूजल तथा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों के संबंध में सुसंगत डेटा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसमें 2 उन्नत रडार प्रणालियां शामिल हैं, नासा का एल बैंड रडार और इसरो का एस बैंड रडार, जिसे यह ऐसी दोनों रडार प्रणालियां ले जाने वाला पहला उपग्रह बन जाएगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कणकीय पदार्थों को हटाने का तरीका है। 2. PM 4.5 आकार के कणकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कणकीय पदार्थों को निकालने के लिए सबसे अधिक व्यापक तरीका स्थिर वैद्युत अवक्षेपित या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में मौजूद 99% कणकीय पदार्थों को हटा देता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित में एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है तथा यह कोरोना उत्पन्न करता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से सट जाते हैं और इन्हें ऋण आवेश प्रदान करते हैं। इससे संचायित पट्टिकाएं नीचे की ओर आ जाती हैं और आवेशित धूल कणों को आकर्षित करती हैं। अतः कथन 1 सत्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह हैं। जब मनुष्य सांस लेता है तो ये सूक्ष्म कणकीय पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं तथा ये फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। अतः कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है, डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस को प्रयोग करने का प्रमुख कारण है। 1. वाहनों में CNG के जलने के बाद अवशेष कम बचता है। 2. इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती है। 3. CNG गैस का प्रमुख संगठक मीथेन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG प्रयोग करने के प्रमुख कारण हैं। वाहनों में CNG सबसे अच्छी तरह से जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बचता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। अतः कथन 1 सत्य है। CNG डीजल व पेट्रोल से सस्ता है। CNG की चोरी नहीं की जा सकती है और डीजल या पेट्रोल की तरह इसे अपमिश्रित या मिलावट नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 2 सत्य है। इसका मुख्य संगठक मीथेन होती है। अतः कथन 3 सत्य है। इसके अलावा इसमें इथेन और प्रोपेन गैस भी होती है। CNG चूंकि प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, इसलिए संपीड़न से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। इस कारण से यह एक पर्यावरण हितैषी ईंधन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से 5 वर्षों में 21 से 24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। 2. इंटर्न को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जिसमें सरकार भत्ते हेतु वार्षिक 54,000 रुपये और आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपये देगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से 21 से 24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में कौशल प्रदान किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है। इंटर्न को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जिसमें सरकार भत्ते हेतु वार्षिक 54,000 रुपये और आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपये देगी। अतः कथन 2 सही है। कंपनियां मासिक 6,000 रुपये का योगदान देंगी और CSR फंड के माध्यम से प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विनिर्माण क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17% योगदान देता है और 27.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. समर्थ उद्योग भारत 4.0 भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय की एक उद्योग 4.0 पहल है। 3. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विनिर्माण क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17% योगदान देता है और 27.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कथन 1 सही है। समर्थ उद्योग भारत 4.0, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की एक उद्योग 4.0 पहल है। अतः कथन 2 सही है। समर्थ उद्योग में निर्माता, विक्रेता और ग्राहक मुख्य हितधारक हैं। भारत धीरे धीरे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जैसे पहलों के माध्यम से उद्योग 4.0 की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्कोरिंग के आधार पर एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बनाया जाएगा। 2. शिशु श्रेणी के तहत मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी अपनी पहुंच बढ़ाने और 3 वर्ष के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई समूहों को सेवा प्रदान करने के लिए नई शाखाएं खोलेगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोरिंग के आधार पर एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल बनाया जाएगा। अतः कथन 1 सही है। मुद्रा ऋण यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी पहुंच बढ़ाने और 3 वर्ष के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई समूहों को सेवा प्रदान करने के लिए नई शाखाएं खोलेगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं और कुशल सार्वजनिक सेवाओं के साथ औद्योगिक गतिविधि के लिए अनुकूल शहरी वातावरण बनाना है। 2. लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश से माल की आवाजाही सुचारू होगी, परिवहन लागत कम होगी और डिलीवरी के समय में सुधार होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मार्ट सिटीज पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं और कुशल सार्वजनिक सेवाओं के साथ औद्योगिक गतिविधि के लिए अनुकूल शहरी वातावरण बनाना है। अतः कथन 1 सही है। लॉजिस्टिक्स पार्कों में निवेश से माल की आवाजाही सुचारू होगी, परिवहन लागत कम होगी और डिलीवरी के समय में सुधार होगा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्टार्टअप इंडिया पहल नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को समर्थन देकर भारत में विनिर्माण और सेवा उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है। 2. केंद्रीय बजट 2024 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नयन में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में विनिर्माण और सेवा उद्योग दोनों के लिए अभिनव स्टार्टअप का समर्थन करके एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है। अतः कथन 1 सही है। बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया गया है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। कथन 2, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक वार्षिक औसतन लगभग 78.51 लाख रोजगार सृजन की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।